हैं अभी, है ना। देखो ओम्स लॉ मैंने बता दिया था, V इक्वल टू आई आर से, है ना। V इक्वल टू आई आर में ध्यान रखने की बात है, ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ध्यान रखना। ये क्या होता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे Q इज इक्वल टू C इंटू V था ना हमारा कैपेसिटर में, कि जो V होता है ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है, कैपेसिटेंस में पढ़ाया था। ऐसे ये V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, है ना। और मैंने आपको बता दिया था कि ये ओम्स लॉ, ये थीटा होता है tan थीटा इज इक्वल टू R होता है ना। ये निश्चित रूप से लिखा दिया होगा मैंने, भूल भाल जाते हैं अपन, ठीक है। तो हाँ भाई, ये बताओ, जो रेजिस्टेंस होता है R इक्वल टू रो एल अपॉन ए होता है, ये होता है ना, सही है। तो जो रो होती है इसे क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। क्लियर है क्या बात। तो रेजिस्टिविटी सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो होता है, या ऐसे लिख लो रो इज इक्वल टू 1 अपॉन सिग्मा होता है ना। तो सिग्मा क्या होता है, ई टाउ अपॉन एम, ऐसे तो होता नहीं, मोबिलिटी होती है ई टाउ अपॉन एम। तो सिग्मा तो कंडक्टिविटी जो होती है एन स्क्वायर टाउ अपॉन एम, ये होती है, ध्यान रखना, है ना। अच्छा क्वेश्चन पूछता हूं, टेम्परेचर बढ़ाने पर टाउ टाउ क्या हो जाएगा, टाउ रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाएंगे टाउ डिक्रीज हो जाएगा, सिग्मा भी डिक्रीज हो जाएगा और डेंसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। इस बात पे किसी को डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, है ना। ये तो सब रिवीजन हो गया। मान लिया एक क्वेश्चन है ना। हाँ भाई, जैसे कि इन फॉलोइंग VI ग्राफ, क्वेश्चन लिखना, इन फॉलोइंग VI ग्राफ फाइंड whether T1 is greater than T2, है ना, और T2 is greater than T1। VI ग्राफ ये रखा है, ये V और I, ये T1 है, ये T2 है। बोलो T1 और T2 में कौन सा बड़ा होगा, T2 बड़ा होगा या, बताओ। T2 बड़ा होगा, कैसे बता, कैसे बड़ा होगा, T का स्लोप ज्यादा है उसकी, हाँ, तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, तो टेम्परेचर से। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है ना। बताया ना मैंने अभी आपको, T1 और T2 में कौन सा ज्यादा है, ये है। देखो जैसे VI ग्राफ होता है, तो VI ग्राफ में जो tan थीटा होता है वो रेजिस्टेंस के इक्वल होता है, और रेजिस्टेंस की वैल्यू रो एल अपॉन ए होती है, बिल्कुल सही बात है। इसकी वैल्यू 1 अपॉन सिग्मा ए होती है। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन सिग्मा, और सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाउ, और टाउ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, है ना। रूट टी होता है, रूट टी मैंने लिखाया था, टाउ जो होता है वो रूट टी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यदि आप देखोगे रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ये रेजिस्टेंस, ऐसे करके रूट टी, है ना। तो जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। इसकी स्लोप θ1, इसकी स्लोप θ2। तो यहां से देखो सीन्स θ2 इज ग्रेटर देन θ1, इसलिए R2 इज ग्रेटर देन R1, क्योंकि tan थीटा क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो R2 इज ग्रेटर देन R1, इसलिए, है ना, T2 इज ग्रेटर देन T1, ये बात। तो टेम्परेचर ये वाला ज्यादा होगा, ये कम होगा।
छोटा सा सवाल है। कॉपी करो, बता देना जब कॉपी कर लो। डन सर। वेरी गुड। चलो मैं साफ कर देता हूं इसे। तो ओमिक कंडक्टर, ओमिक एंड नॉन ओमिक कंडक्टर, दो टाइप के कंडक्टर हो सकते हैं हमारे पास। कौन कौन से? ओमिक, ओमिक कंडक्टर, नॉन ओमिक कंडक्टर, नॉन ओमिक कंडक्टर, है ना। ओमिक कंडक्टर कौन से होते हैं? फॉलोज ओम्स लॉ, ओम्स लॉ, डज नॉट फॉलो, डू नॉट फॉलो, है ना। कंडक्टर्स, कंडक्टर्स फॉलो ओम्स लॉ, डू नॉट फॉलो ओम्स लॉ। जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं वो ओमिक कंडक्टर कहलाते हैं। इसके लिए V = I में, V = I में कैसा ग्राफ आएगा? स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन आती है। जबकि नॉन ओमिक कंडक्टर के लिए, नॉन ओमिक कंडक्टर के लिए V और I में स्ट्रेट लाइन नहीं आती। जैसे ये फॉर एग्जाम्पल डायोड, एग्जाम्पल क्या होगा? डायोड। ये कैसे? डायोड, ट्रांजिस्टर, है ना, ये सब नॉन ओमिक कंडक्टर है। वोल्टेज और करंट में ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन नहीं होता, बल्कि कुछ कर्व होता है ना। दिख रहा है आप लोगों को? नहीं दिख रहा? ठीक है भाई। ओमिक और नॉन ओमिक में डायोड और ट्रांजिस्टर जो है वो नॉन ओमिक टाइप के कंडक्टर्स होते हैं। कॉपी कर लो एक बार। और ये इसका एग्जांपल तो रेजिस्टेंस हो सकता है, रेजिस्टेंस, है ना। रेजिस्टेंस जो होते हैं ओमिक कंडक्टर टाइप के हो सकते हैं। चलो ध्यान से देखो, अब हम फॉर्मूले पे सवाल करते हैं R = ρL/A पे, है ना। तो मैंने बताया था कि जो रेजिस्टेंस होता है वो किस किस पे निर्भर करता है? रो पे, नेचर पे, लेंथ पे और एरिया पे, है ना। तो इसकी सहायता हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फाइंड रेजिस्टेंस, फाइंड रेजिस्टेंस। पहला पोर्शन है, एक ये कंडक्टर है, इसकी लेंथ L है, रेडियस इसकी स्मॉल r है, रो क्या है इसकी? रो इज द रेजिस्टिविटी, ऐसे करके, है ना, ये रहा। तो इसका आपको रेजिस्टेंस निकालना है। जैसे कैपेसिटर की कैपेसिटेंस निकालते थे, वैसे ही रेजिस्टेंस की रेजिस्टेंस भी आप निकाल सकते हैं।
हाँ भाई बताओ, बोलो। तो रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? रो एल अपॉन ए। देखो रो एल अपॉन ए, रेजिस्टेंस ऐसे देगा वो, ध्यान से दो, टर्मिनल जरूर देगा। रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी टर्मिनल के बीच में इसका रेजिस्टेंस निकालना है। उसका मतलब ये होगा कि हम यहां से कोई बैटरी लगाएंगे ऐसे, तो इसकी करंट के पाथ में जो रेजिस्टेंस बनेगा उसकी आपको वैल्यू बतानी है। तो रेजिस्टेंस ये कैसा है? वायर जो है सिलेंडर है, रो इज इक्वल टू एल अपॉन ए। तो रेजिस्टिविटी तो रो है ही सही, करंट ऐसे आएगी ऐसे जाएगी, तो लेंथ कितनी हो जाएगी? एल, और कितने एरिया में एंटर करेगी? पाई आर स्क्वायर। दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ दिस कंडक्टर। ये हो जाएगा। रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस जो है नेचर पर और शेप ऑफ द रजिस्टर पर निर्भर करती है। तो R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। फॉर एग्जाम्पल, कॉपी करो, बता देना। डन सर। ओके, देखो भाई, मान लेते हैं हमारे पास ये क्यूबॉइड टाइप का कंडक्टर है, जैसे ये है। ये तो रेक्टेंगल है, इधर से भी रेक्टेंगल, इधर से भी रेक्टेंगल, इधर से भी, ऐसे है ना। किस तरीके से? ये है ऐसे करके, ये इस टाइप से। ये साइड ए है और ये साइड बी है और ये साइड सी है, मान लेते हैं। समझ में आ रहा होगा आपको? बिल्कुल। तो अभी आपको ए और बी ये ऐसे रखा हुआ है, इसके और इसके बीच में रेजिस्टेंस बताना है। फाइंड आर ए बी, और इसकी रेजिस्टिविटी क्या है? रो इज द रेजिस्टिविटी, रो इज द रेजिस्टिविटी ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस बताना है। एक बैटरी कैसे लगाएंगे? बैटरी इसके ऊपर लगाएंगे और इसके ऊपर लगाएंगे, यहां ऐसे बैटरी लगाएंगे, तो आपको इस करंट के पाथ में जो रेजिस्टेंस आएगा उसे कैलकुलेट करना है, रेजिस्टेंस। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो रेजिस्टेंस जो होता है रो एल अपॉन ए, रो एल अपॉन ए। करंट कैसे जाएगी इस केस में? ऐसे जाएगी, ऐसे। तो इसके पाथ में जो एरिया होगा, ये वाला एरिया आएगा, ये तो इसका एरिया हो जाएगा। और लेंथ कितनी हो जाएगी? सी, लेंथ विल बी इक्वल टू सी। तो रो एल, एल कितनी हो गई? जैसे ये है ना, देखो ये रहा ऐसे, इधर से जाएगा करंट और इधर से आएगा, तो एरिया क्या हो गया? एरिया ऑफ सेक्शन ये वाला। और लंबाई कितनी हो गई? ये लंबाई हो गई। तो एरिया कितना हो जाएगा? ये दिस एरिया विल बी इक्वल टू ए बी, ये वाला एरिया हो जाएगा ए बी, और लेंथ हो जाएगी सी। दिस इज द रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। कॉपी करो। रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, है ना। अब चेंज कर देते हैं टर्मिनल पॉइंट। ऐसे, ये तो ए है ही सही, ये बी है और ये सी है। अब की बार हमारा जो रेजिस्टेंस है वो पी और क्यू इसके बीच में निकलना है, ऐसे पी और क्यू। रेजिस्टिविटी क्यू तो क्या है? फाइंड आर पी क्यू।
V by AC. रो, हाँ रो बी बाई एसी, बिल्कुल सही बात, वेरी गुड। बोल दिया करो बेटा, जो आंसर निकालो। निमित है ना, अब है अन्य, अनिकेत, अर्पिता, भानुजा, इशिता, बेटा बोल दिया करो। कुछ आंसर नहीं आ रहा है, रिपीट करना है ना, क्योंकि एक बार में सबके समझ में तो आता नहीं है आसानी से। ऑनलाइन वैसे ही है, वैसे तो हमारा ऑनलाइन ऑफलाइन में ज्यादा अंतर नहीं है ना। आप बातें क्या करो, पूछा करो, जब भी समझ में आएगा। देखो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल अपॉन ए, है ना, रो एल अपॉन, जैसे ये है। अब की बार बैटरी कैसे लगाएंगे हम, इधर से करंट जाएगी और इधर से करंट आएगी। देखो ऐसे, इधर से जाएगी और इधर से आएगी, इधर से बैटरी लगाएंगे अब की बार इस तरीके से। ये है कहने का। इसमें बैटरी कैसे लगाई थी, ऐसे करके। तो बताओ, तो एरिया कौन सा आएगा इसके चक्कर, इसमें एरिया ही आ जाएगा। तो जो एरिया होगा, ये कितनी है लंबाई ए, और ये कितनी है सी, ये ए ये सी, तो व्हाट इज एरिया ए सी, ये रहा ना एरिया। ये वाला जो होगा ये एरिया, और लंबाई कितनी होगी अब की बार, ये लंबाई होगी, दिस इज द लंबाई, नीचे ये लंबाई। तो एल कितनी होगी बेटा, बी, ये वाली, दिस इज बी। तो रेजिस्टेंस कितना जाएगा, पी क्यू, पी और क्यू के बीच में रेजिस्टेंस कितना आएगा बेटा, रो बी अपॉन ए सी इज द करेक्ट आंसर। बेटा वीडियो क्लियर दिखाई दे रही है क्या? यस सर। वेरी गुड। हेलो, हाँ जी मैम बताइए। गुड आफ्टरनून मैम। हाँ बेटा, वो हाँ बताइए। हाँ बिल्कुल, 1200 रुपीज आ रही थी, है ना। हाँ नहीं, वो पायल जैन के नाम से आ रहा था ना, तो इसलिए पता था। ठीक है। हाँ, नहीं वो तो आप समझ जाते हैं, फिर तो है ना, मैसेज भी आ जाता है उसमें। ठीक है, ओके। हाँ भाई, दूसरा अब बता दो मैं किसके बारे में पूछने वाला हूं, कोई क्वेश्चन इसके अलावा भी एक ऑप्शन और बचता है इसका। कैसे कि अब की बार इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में, किसके बीच में, ये और ऐसे, समझे, एक तो इसके बीच में ऐसे और एक इसके पीछे से बीच में, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी, पी क्यू आर एस। एक तो सामने वाली भुजा साइड और एक पीछे वाली साइड। तो अब की बार एरिया क्या हो जाएगा इसमें बता देना। एरिया ये हो जाएगा, एरिया अब की बार सामने वाला। यहां लगा रखी है बैटरी कैसे लगा रखी है, ऐसे लगा रखी। तो अब की बार एरिया हो जाएगा, कितना होगा एरिया बेटा, BC, ये रहा ऐसे BC इधर से, और लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी A। तो व्हाट इज RRS, R और PQRS के बीच में जो रेजिस्टेंस होगा वो रो L अपॉन A, रो A अपॉन BC इज द करेक्ट आंसर। ऐसे निकाल लेंगे, करो तेजी से। इस तरीके से रेजिस्टेंस हम फाइंड कर सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल आपकी वीडियो क्लियर नहीं है। बेटा वीडियो तो क्लियर आ रही होगी, देखना बाकी स्टूडेंट्स। सर क्लियर है। हाँ क्लियर है, क्लियर है बेटा, है ना। तो देखो आप थोड़ा सा ट्राई करके बोर्ड पे देखो बेटा। कैसे करेंगे अपन कि एक सिलेंडर लेंगे और कोएक्सियल सिलेंडर लेंगे। आउटर रेडियस तो कितनी हो जाएगी इसकी, R1, रेडियस कितनी हो जाएगी R1, और इनर रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी R2, ये रही ना R2, समझे। और मटेरियल कहां पे है बताओ, मटेरियल केवल यहां पर है, ये रहा, ये रहा मटेरियल, केवल और केवल यहां पर है, ये रहा, ये है R2, लेंथ है इसकी L, ये है R1। बैटरी कहां लगाई, बैटरी आप चलो A और B के बीच में आपको क्या बताना है, RAB बताना है। समझ में आई बात। तो यहां पे मटेरियल नहीं है, मटेरियल तो केवल अगर जो मैं इसका टॉप व्यू देखूं तो मटेरियल केवल यहां पर है ऐसे, और ये इस तरीके से है, जैसे ये है ना, ये सिलेंडर, ये ऐसे करंट इधर से जा रही है और इधर को वापस आ रही है। तो रेजिस्टिविटी कितनी मान लो इसकी, रेजिस्टिविटी हो जाएगी रोहो, रेजिस्टिविटी इज रोहो, है ना, रेजिस्टिविटी इज रोहो। तो रेजिस्टेंस निकालना है हमें AB के बीच में, AB के बीच में अपने को रेजिस्टेंस निकालना है। बोलो भाई तेजी से। एरिया जो होगा, एरिया जो यहां पे तो मटेरियल ही नहीं है जिसमें से करंट जाएगी, करंट किस पोर्शन में से जाएगी, ऐसे जा रही होगी करंट, ऐसे 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 ऐसे, है ना बेटा, इस पोर्शन में करंट जा रही होगी, ये वाले में से ऐसे, और लंबाई कितनी है L। तो बेटा सबसे पहले मेरे को एरिया बता दो इसका, जो टॉप व्यू देखूं मैं इसका, टॉप व्यू, तो करंट अंदर ऐसे जा रही होगी, ऐसे अंदर की ओर को क्रॉस बनाते हैं, अंदर की ओर को क्रॉस बनाते हैं, तो करंट ये कितना है R1, ये कितना है R2। तो बेटा ये एरिया कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। समझ में आई बात। और लंबाई कितनी हो जाएगी, बैटरी कैसे लगाएंगे, बैटरी इस तरीके से लगाएंगे, तो जो लेंथ होगी वो तो लेंथ L हो जाएगी। तो रेजिस्टेंस कितना होगा, रोहो L अपॉन ए, रोहो L अपॉन पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, दिस इज द रेजिस्टेंस।
क्वेश्चन लिख लो, एग्जाम्पल लिखो। देखो, फाइंड द लेंथ ऑफ ए कॉपर वायर, फाइंड द लेंथ ऑफ ए कॉपर वायर whose resistance is 2 kilo ohm and its area of cross section is 0.1 millimeter square. Given resistivity of copper is 1.7 into 10 की power minus 8 ohm meter. This is the resistance. आपको क्या निकालना है? लेंथ निकालना। You have to find the length. कैसे निकालनी है? क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? कॉपर वायर की रेजिस्टिविटी दी हुई है, साथ में रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है, और इस कॉपर वायर का एरिया देख रहे हो आप कितना है? 0.11 मिलीमीटर स्क्वायर। जैसे मान लिया अपने घर पे वायर देखते हो ना, कॉपर वायर ऐसे पतला सा होता है, उसका एरिया अपने पास है नहीं कॉपर वायर, निकाल लो लेंथ। जैसे ये वायर है ना, ये जैसे तार है, ये तार इसका, तो इस तार की लंबाई निकालनी है आपको, लंबाई ऐसे, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये जो पतला सा होता है ना, ये दे रखा है, देख लो कितना छोटा सा है, 0.1 मिलीमीटर स्क्वायर है। इसकी रेजिस्टिविटी कॉपर की दे रखी है ना, कॉपर की रेजिस्टिविटी कितनी है? ये तो एरिया दे रखा है, ये रहा एरिया, ये एरिया है। लेंथ इसकी निकालनी है, रेजिस्टिविटी कॉपर की दे रखी है, साथ में इसका रेजिस्टेंस भी दे रखा है, कितना? 2 किलो ओम। तो R इज इक्वल टू रो एल अपॉन एन ही लगा देंगे। तो व्हाट इज द लेंथ? लेंथ इज इक्वल टू R इंटू ए अपॉन रो हो जाएगा। रेजिस्टेंस कितना है बेटा? 2 किलो ओम। एरिया को ध्यान से देखो, 0.1 मिलीमीटर स्क्वायर है ना, इसे हम ऐसा यूनिट मीटर में करेंगे, तो 1 मिलीमीटर में 10 की पावर माइनस 3 मीटर, तो 1 मिलीमीटर स्क्वायर में 10 की पावर माइनस 3 का स्क्वायर, 10 की पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर। 1 मिलीमीटर स्क्वायर का मतलब कितना होता है? इतना होता है। तो एरिया को 1 मिलीमीटर स्क्वायर लिखो, या 0.1 इंटू 10 की पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर लिखो, बात तो एक ही है। तो मीटर में लिखेंगे हम, तो यहां देखो रेजिस्टेंस इंटू एरिया कितना लिखो? 0.1 इंटू 10 की पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाय कंडक्टिव रेजिस्टिविटी, है ना। रेजिस्टिविटी कितनी है? 1.7 इंटू 10 की पावर माइनस 8। बोलो, तो कैलकुलेट कर लो। 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3, ये इससे उड़ जाएगा, तो बचेगा 10 इंटू 10 की पावर माइनस 2। बिल्कुल सही बात है। तो ऊपर चला जाएगा 2/17 इंटू 10 की पावर 5 मीटर इज द करेक्ट आंसर। इतना लंबा, काफी है लंबाई, वेट करनी है, ये है। कॉपी करो। कोई देखो ऐसा है, ये सवाल अपन क्या है, तुरंत के तुरंत देख करके बना के देते हैं।
तो ऐसा नहीं है आंसर बिल्कुल परफेक्ट, कभी कभी गलती भी हो जाती है टीचर से कि कैलकुलेशन में 10 की पावर, तो बता दिया करो कि जब गलती हो जाए, है ना। ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल सही लिखते हैं। हाँ, कॉन्सेप्ट वाइज तो सही रहता है, लेकिन कभी कभी इसमें गलती हो जाए तो देख के चेक करके कैलकुलेटर से या कैसे भी बता दिया, है ना, बता दिया करो ऐसे। मेरे ख्याल से तो अब तो सही है, ऊपर जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन लिखो, कॉपी करो, दूसरा क्वेश्चन लिखो। If a wire is stretched, if a wire is stretched to double of its length, find new resistance if original resistance is R, original resistance was R। बताओ बेटा, लेंथ इसकी हमने क्या करा, जैसे ये है ना वायर, इसे खींच के डबल लेंथ का कर दिया। ये कॉपी करो और बताओ। 2R 2R तो नहीं होगी, देख लो। 4R हो सकती है। कैसे निकालेंगे देखो, बच्चे पढ़ते हैं, ऐसी बात नहीं है कि पढ़ते नहीं है, बिना पढ़े नहीं आते। देखो जरा, पहले रेजिस्टेंस ऐसे था, एरिया कितना था इसका A, लेंथ कितनी थी L, रेजिस्टिविटी कितनी होगी रो। मान लिया कॉपर का वायर है, तो जब आप इसे खींच के लंबा करोगे तो इसकी लेंथ 12 हो जाती है, वो क्वेश्चन में क्या रखा है। तो देखो, तो क्या इसका एरिया सेम रहेगा, एरिया इसका पतला हो जाएगा A डैश। रेजिस्टिविटी क्या सेम रहेगी बदल जाएगी, मेरे को बताओ आप, बताओ भाई, रेजिस्टिविटी क्या बदलेगी या सेम रहेगी, ये बताओ। सेम रहेगी, बिल्कुल सही बात है। रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी तो मटेरियल की प्रॉपर्टी है, वो कॉपर से बना है, सिल्वर से बना है, ऐसे, है ना। तो रेजिस्टिविटी will depends upon temperature and material, बाकी सब तो सेम है, तो रेजिस्टिविटी इसकी सेम रहेगी। लेकिन इसका रेजिस्टेंस कितना था, रो L अपॉन A, तो इसका रेजिस्टेंस रो L डैश अपॉन A डैश हो जाएगा। L डैश तो इसने कह दी 2L है, तो बेटा A डैश कैसे निकालेंगे अपन। ऐसा करते समय, खींचते समय एक चीज कंजर्व रहेगी, बताओ भाई क्या कंजर्व रहेगा। लंबाई बदलेगी, लंबाई बदलेगी, इसका एरिया बदलेगा, लेकिन क्या नहीं बदलेगा, रेजिस्टेंस तो बदल ही जाएगा। बोलो क्या, रो तो सेम रहेगा, रो तो सेम रहेगा। मटेरियल का वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम A इंटू L, वॉल्यूम तो अभी भी उतना ही रहेगा A डैश इंटू L डैश, वॉल्यूम विल कांस्टेंट, है ना, वॉल्यूम विल कांस्टेंट। क्लियर है क्या बात। तो देखो A डैश इंटू L, L कितनी हो गई 2L, L से L कट गया, A इक्वल टू A डैश इंटू 2, A डैश बराबर A बाय 2। क्लियर है क्या बात, ये बात है। तो R डैश इक्वल टू रो L की जगह, L डैश की जगह 2L, और A डैश की जगह क्या लिख दूं, A बाय 2। तो 4 रो L अपॉन A, 4
R रेजिस्टेंस विल बी 4R। ध्यान से देखो रेजिस्टेंस ही आ गया। अब चेंज इन रेजिस्टेंस, चेंज इन रेजिस्टेंस बता सकते हो चेंज इन रेजिस्टेंस कितना आया? RS माइनस R, 4R माइनस R इज इक्वल टू 3R। वो पूछता है परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस, बताओ मेरे को परसेंटेज चेंज कितना आएगा? थ्री परसेंट, ऐसा थोड़ा ना, 3% तो नहीं होगा। सर 300%। हाँ 300%, बिल्कुल सही बात। बोर्ड पे देखो, चेंज इन परसेंटेज रफ में लिख लेना, रफ में जिन बच्चों को नहीं पता। जैसे मान लिया कोई भी क्वांटिटी है इनिशियल और फाइनल, तो मान लिया R फाइनल है और R इनिशियल, ये तो क्या है फाइनल वैल्यू और ये है इनिशियल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू। तो चेंज होता है चेंज, चेंज को डेल्टा R यानी R फाइनल माइनस R इनिशियल से रिप्रेजेंट करेंगे। साथ में जो रिलेटिव चेंज है, टर्म सुनते जाना सारी, रिलेटिव चेंज, रिलेटिव चेंज कितना होता है बेटा? रिलेटिव चेंज होता है डेल्टा R अपॉन R इनिशियल, यानी कि रिलेटिव चेंज R फाइनल माइनस R अपॉन R इनिशियल। R की जगह कोई सी भी क्वांटिटी हो सकती है, जैसे काइनेटिक एनर्जी है, परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, K फाइनल माइनस K इनिशियल अपॉन K आई, जैसे है ना, ये है चेंज, ये है रिलेटिव चेंज। एंड व्हाट अबाउट परसेंटेज चेंज? परसेंटेज चेंज जो होता है R फाइनल R इनिशियल अपॉन इनिशियल इनटू 100, ये रिलेटिव चेंज, चेंज रिलेटिव चेंज, परसेंटेज चेंज। तो इस क्वेश्चन में मैक्सिमम क्वेश्चंस में परसेंटेज चेंज पूछता है वो, परसेंटेज चेंज। हाँ भाई, तो परसेंटेज चेंज कितना जाएगा? यहां पे लिखना है, यहां पे क्या, R डैश माइनस R अपॉन R इंटू 100, दिस इज द परसेंटेज चेंज। R डैश कितना था? 4R, मतलब R डैश का मतलब फाइनल, फाइनल, इसका मतलब इनिशियल, और ये भी क्या होती है इनिशियल इंटू 100 इज इक्वल टू 3R अपॉन R इंटू 100 इज इक्वल टू 300% चेंज इन रेजिस्टेंस। Three 300% change in resistance. कॉपी करो।
देखो इंग्लिश में लिख दिया मैंने सवाल, आपको भी इंग्लिश में ही जवाब देना है ना। इफ लेंथ ऑफ द सिलेंड्रिकल कंडक्टर इज इंक्रीज्ड बाय 25%, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। बोलो भाई। अरे कर दिया नहीं? If the length of the cylindrical conductor is increased by 25%, what will be the change in its percentage change in resistance? बोर्ड पे देखो, परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस का मतलब है आर फाइनल माइनस आर इनिशियल अपॉन आर इनिशियल इंटू 100। मान लिया हमारे पास कोई कंडक्टिंग वायर था, उसकी लेंथ एल है, एरिया कितना है ए, रेजिस्टिविटी कितनी है रो, तो बेटा रेजिस्टेंस कितना होगा रो एल अपॉन ए। बिल्कुल सही बात है। अब हमने इसे खींच दिया, तो खींच करके इसकी लंबाई बदल जाएगी, तो बेटा इसका एरिया भी बदल जाएगा, लेकिन रेजिस्टिविटी नहीं बदलेगी। और रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा इसका, आर डैश जो हो जाएगा वो रो एल डैश अपॉन ए डैश हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है? सर 25/16 आर। चलो देखते हैं। 25/16 आर एक का आंसर दिया है, बिल्कुल सही है, मतलब चेक करूंगा है ना। दूसरा, जब हम इसे स्ट्रेच करेंगे तो लंबाई और क्षेत्रफल इसका बदल जाएगा। क्या चीज सेम रहेगी, बताना भाई, क्या चीज सेम रहेगी? वॉल्यूम। वेरी गुड। तो V इज इक्वल टू AL इंटू A डैश L डैश। अच्छा, L डैश तो दे रखी है इसने, L डैश जो है 25% बढ़ जाती है। तो पहले कितनी थी इसकी लंबाई L, तो जो L डैश है वो L प्लस L का 25% बढ़ गया। क्लियर है क्या बात? तो कितना हो जाएगा ये 4, यानी कि 4L सॉरी L प्लस L/4 इज इक्वल टू कितना 5L/4। तो लंबाई बढ़ गई, तो एरिया घट जाएगा, कितना हो जाएगा A डैश सॉरी ऐसे लिख देते हैं, चलो यही लिख देते हैं, A इंटू एल A डैश इंटू 5/4 इंटू एल। तो कट गया, A डैश कितना गया 4/5 इंटू ए। आ गई क्या बात समझ में? ये 4/5, ये आ गया A डैश। तो हमारा R डैश आ जाएगा। R डैश का मतलब रो 5/4L अपॉन 4/5A, तो यह आ जाएगा 25/16 रो L अपॉन A। ये आ गया R डैश। तो R डैश जो आया ये कितना था R, तो 25/16 R के इक्वल आया, ये आ गया R डैश। तो फाइनल रेजिस्टेंस बढ़ गया बेटा, इसका मतलब। हाँ भाई बोलो। तो ये तो इनिशियल रेजिस्टेंस है, ये क्या है
इनिशियल रेजिस्टेंस, ये है फाइनल रेजिस्टेंस। तो मैं लिख देता हूं इनिशियल रेजिस्टेंस कितना था R, फाइनल रेजिस्टेंस कितना है 25/16 R। बोलो तो चेंज इन रेजिस्टेंस कितना आया R फाइनल माइनस R इनिशियल। तो परसेंट रिलेटिव चेंज कितना आया, ये तो आ गया चेंज, ये आ गया रिलेटिव चेंज कितना डेल्टा R अपॉन R इनिशियल। तो व्हाट इज परसेंटेज चेंज इज इक्वल टू R फाइनल माइनस R इनिशियल अपॉन R इनिशियल इंटू 100। कितना आएगा भाई बताना परसेंटेज चेंज, है ना 25/16 माइनस R डिवाइडेड बाय R इंटू 100। बोलो उधर जाएगा तो 25/16 माइनस 1 अपॉन इंटू 100, R से R कट जाएगा तो ऊपर जाकर के बचेगा भैया 9/16 इंटू 100, 4 चौक 16 और 25 निम्मा 225/4, 4 पंजे 20, 4 छीं 24, 2.5%। यह आंसर है इसका। अरे क्लियर दिखाई दे रहा है बाल बच्चों? Yes, sir. कॉपी करो। वेरी गुड, भानुजा ने भी आंसर सही दिया हुआ है, रिया शर्मा का भी आंसर सही आया है ना? बच्चे देते हैं आंसर, बोलते नहीं है बस। अबे मैसेज मत क्या करो, बोल भी दिया करो मेरे को, मैं देखूंगा। अर्पिता ठाकुर, बेटा आप तो पहली बार ही आए हो क्लास में, मेरे को ऐसा लगता है अर्पिता ठाकुर है ना? चलो कॉपी कर लो तो बता देना भाई, क्योंकि इसके बाद मैं आपको ऐसा क्वेश्चन दूंगा, या तो आप कर दोगे या आप नहीं कर पाओगे, है ना? ये है। अरे मैं इसे इतनी मेहनत नहीं करता, यहां केवल 1% कर देता। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। बताओ बेटा आंसर। सर और 101 का होल स्क्वायर अपॉन 100 का होल स्क्वायर आ रहा है। आंसर मैं बता देता हूं, इसका 2% है। Sir, 2%. 2% is the correct answer. Very good. 2% is the correct answer. टू परसेंट इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही बात है।
हाँ भाई चलो अब मैं करता हूं, पहले तो इसे साफ कर देते हैं अपन। अब क्वेश्चन ये है कि केवल हमने 1% ही इंक्रीज किया, 1% ही इंक्रीज किया। अब कैसे करें, है ना, अब कैसे करें? ये देखो एक मिनट ध्यान से सुनो, अगर जो मैं देखो सुनो मेरी ध्यान बात से, ये केवल ये मतलब ये इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है ही नहीं। पहली बात तो ये है, ये जो है ये यूनिट एंड मेजरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है ना, 11th के सबसे फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड है। दूसरी बात जो हम पढ़ाते हैं इस चैप्टर को सबसे बाद में पढ़ाते हैं, मतलब है ना, जब खत्म होता है यूनिट मेजरमेंट थोड़ा बहुत ऐसे ही बताते रहते हैं, बाद में हम कराते हैं। उसमें क्या एक्सपेरिमेंट है, वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज है, वो सबसे फाइनल में पढ़ाते हैं, है ना। और ये जो एरर मेजरमेंट वाले जो चैप्टर हैं ये 12th के सबसे एंड में पढ़ाते हैं, जो कि 11th के सबसे पहले दिया हुआ है ना। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसमें जो यूज होने वाली क्वांटिटी है, मतलब जैसे अभी ये रेजिस्टेंस आ गया, अब इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझाना तो आसान ही है। अगर जो मान लिया आप समझते 11th में सबसे पहले दिन ही आपको मैं ये पढ़ाने लग जाऊं तो आपको क्या समझ में आएगा बच्चे? एनसीईआरटी ने सबसे पहले चैप्टर में यही रख रखा है, तो इसलिए इसे सबसे बाद में पढ़ाते हैं, है ना। तो फिर भी देख लो, देखो जब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जब चेंज बहुत छोटा हो, व्हेन चेंज इज वेरी स्मॉल, कितना स्मॉल, जैसे 0.01%, 0.1%, 0.3%, 1%, 2%, 3% तक लगभग है ना, अप्रोक्सीमेटली। तो इसे डिफरेंशिएशन से करते हैं। किससे करते हैं? डिफरेंशिएशन से करते हैं। डिफरेंशिएशन की हेल्प से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, दूसरा, यदि चेंज व्हेन चेंज इज वेरी बिग, कितना बिग, जैसे 10%, 20%, 30%, तो हम जो हमारा जो कन्वेंशनल मेथड है 9th 10th में जो हम सीखते आए हैं, उस 9th 10th 11th में जो सीखते आए हैं उसके हिसाब से, कैसे, जैसे अभी नहीं किया था हमने 25% वाला, कैसे परसेंटेज चेंज क्या निकालेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल इनटू 100, ये होगा परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला। परसेंटेज चेंज जो हम 9th 10th में बेसिक यूज करते हैं, लेकिन 9th 10th में 10, 20, 30% तक का सवाल था, जैसे अभी मैंने 25% वाला करा था यहाँ पे। लेकिन जब इतना छोटा चेंज आ जाए तो हम कैसे करेंगे? डिफरेंशिएशन की हेल्प से करेंगे। देखो बोर्ड पे कैसे, वैसे तो ये मतलब 1 नंबर का ऐसी सवाल है, लेकिन अब यदि आपने कर रखा होगा तो कर लोगे, नहीं कर रखा होगा तो नहीं करोगे। फिर भी मेरे को कराना है रोहो एल अपॉन ए, सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जब आप इसे बढ़ाओगे तो इसकी लंबाई बढ़ जाएगी, एरिया भी चेंज हो जाएगा, तो a इंटू एल जो रहेगा कांस्टेंट रहेगा। तो बोर्ड पे देखो हमें इसमें क्वेश्चन में दिया क्या है, क्वेश्चन में dl अपॉन एल इंटू 100 इज इक्वल टू 1 दिया है। तो बोर्ड पे देखो, ये मैं वॉल्यूम लिख लूं, वॉल्यूम इंप्लाइज दैट एरिया इज इक्वल टू v अपॉन एल, ऐसे लिख सकते हैं। एरिया को यहां रखेंगे तो रेजिस्टेंस जो है वो रो एल अपॉन v अपॉन एल आ जाएगा, तो रो अपॉन v इंटू एल स्क्वायर आ जाएगा। तो जो रेजिस्टेंस आया वो रो तो रेजिस्टिविटी है इसकी कांस्टेंट है, वॉल्यूम भी कांस्टेंट रहेगा तो कांस्टेंट आ गया। तो क्या मैं इसे c इंटू एल स्क्वायर लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। अब क्या करोगे आप, इसमें इसका डिफरेंशिएशन कर देना। तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2l dl आ जाएगा, ऐसे करके आ जाएगा क्या भाई बात, ऐसे 2l डिफरेंशिएट करेंगे, ऐसे डिफरेंशिएट। तो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2
2 को 1 से डिवाइड कर देंगे, dr अपॉन r 2cl dl अपॉन cl स्क्वायर, c से c उड़ जाएगा, l से l उड़ जाएगा, l अपॉन r, dr अपॉन r। ये है, क्लियर है? के बाद दूसरी बात, अब हमें दिया हुआ क्या है 1%, dl अपॉन l इंटू 100 इज इक्वल टू 1%, तो dr अपॉन r इंटू 100 इज इक्वल टू 2dl अपॉन l इंटू 100, तो ये कितना दे रखा है 1%, तो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2%। व्हाट इज इट? दिस इज द परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। कितना आंसर आ गया? 2%। एक तो इसका ये मेथड है। दूसरा मेथड जब वो आसान रहेगा थोड़ा सा इससे, वो कब कराएंगे? वो जब आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे यूनिट मेजरमेंट से, तब इसके शॉर्टकट भी हैं। तो अभी तो आप इसे इस तरीके से लिख सकते हो, है ना? इसके शॉर्टकट भी है, 1 नंबर का ही आंसर है, ऐसे ही आ जाता है। अभी आप इसे ऐसे ही लिखो। अगर जो आपने पहला चैप्टर पढ़ रखा है तो आपने डायरेक्ट ये लिख दिया होगा, है ना? और अगर जो नहीं पढ़ रखा है, नहीं समझ में आया, तो इसे उतारो, और जब हम इसे पढ़ाएंगे तब समझ में आएगा ये, है ना? नहीं समझ में भी आया हो तो छोड़ देना, लेकिन हाँ कराना तो जरूरी है ही सही अपने को, ऐसा तो है नहीं कराएंगे नहीं, क्योंकि ये भी एक क्वेश्चन है। जब कॉपी कर लो तो बता देना बेटा। अरे ज्यादा बड़ा लिखा दिया क्या? हाँ बड़ा तो है सही। अगर जो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया हो तो आप इसे छोड़ देना,
है ना, घबराना नहीं। 1% वाला, 25% वाला तो कर लिया होगा, 1% में थोड़ी दिक्कत आती है ना। आप इसे 9/10 वाले मेथड से करोगे ना तो ऐसी गंदा एक्सप्रेशन बनेगा कि देख के दिमाग खराब हो जाएगा। नहीं, जैसे अभी यश ने बताया था कि 1.001 का होल स्क्वायर ऐसे, है ना। डिफरेंशिएशन यूज करते हैं 1, 2, 3%। कर लो भाई कॉपी तेजी से। ये डिफरेंशिएशन किया है बेटा, डिफरेंशिएशन यहाँ पे है ना। r का dr, c एज इट इज, l स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2l dl, किसी के रेस्पेक्ट में नहीं किया है ना, 2l dl। फिर भी यदि आपको कुछ समझना हो बेटा पूछ सकते हो मेरे को, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको, ऐसा नहीं है ना। कॉपी कर लो तो बोल देना बेटा। वेरी गुड। चलो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। जैसे कि कुछ बच्चों के तो समझ में आया होगा, अब मेरा मन ऐसा कर रहा है मैं आपसे एक सवाल और पूछ लूं। नहीं, फॉर एग्जांपल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv स्क्वायर, और इसे हम क्या लिख सकते हैं, v स्क्वायर अपॉन m। तो काइनेटिक एनर्जी p स्क्वायर अपॉन 2m। व्हाट इज p? इज द मोमेंटम। क्लियर है क्या बात? क्वेश्चन है इफ मोमेंटम इज, गंदा ही लिख दिया, मोमेंटम इज इंक्रीज्ड बाय 2%, फाइंड परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। 0.2% है ये, 0.2% काइनेटिक। बताना बेटा कौन बताएगा आंसर? 0.4%। और भाई कोई बता सकता है क्या बच्चा? क्योंकि इस बच्चे ने जिसने भी बताया है इसे पहले से ही आता है तो अब भी आता ही है, ये भी आ जाएगा। कैसे करेंगे देखो, मास तो कांस्टेंट है तो 1/2m इंटू पी स्क्वायर लिख सकते हैं ना, तो ये तो कांस्टेंट हो गया। जैसे इसमें आ गया था ना रेजिस्टेंस बराबर कांस्टेंट इंटू एल स्क्वायर। डिफरेंशिएट करेंगे, dk इज इक्वल टू c 2p dp। बच्चों को इसके डिफरेंशिएशन में भी समस्या आती है ना। तो आप इसे ऐसा कर लो कि y बराबर cx स्क्वायर है तो dy अपॉन dx कितना लिखोगे, 2cx। तो dy को क्या लिख देते हैं, 2cx dx। इसलिए इसी तरीके से इसमें k को p के रेस्पेक्ट में dk अपॉन dp इज इक्वल टू 2cp dp। तो क्या लिख दूंगा मैं, dk इज इक्वल टू 2cp dp, ऐसे इधर मल्टीप्लाई करें। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, दोनों को डिवाइड कर दो। 2 डिवाइडेड बाय 1, तो dk अपॉन k इज इक्वल टू 2cp dp, इसे इससे डिवाइड कर देंगे cp स्क्वायर। तो c से c, p से p, dp अपॉन p इज इक्वल टू dk अपॉन k। 100 से गुणा कर देना दोनों तरफ। ये तो dk क्या है, व्हाट इज dk? चेंज। dk अपॉन k रिलेटिव चेंज। dk अपॉन k इंटू 100 परसेंटेज चेंज।
इज इक्वल टू 2 dp अपॉन p इंटू 100, और ये परसेंटेज चेंज दिया हुआ है कितना, dp अपॉन p इंटू 100 इज इक्वल टू 0.2, ये दिया हुआ है परसेंटेज चेंज का मतलब। तो इसे कितने 0.2 से ये आ जाएगा 0.4%। तो काइनेटिक एनर्जी में परसेंटेज चेंज कितना हो जाता है 0.4। थोड़ा सा मैंने बताने की कोशिश की है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, है ना, आप लिख लो इसे। ये न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का, सॉरी हाँ, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में क्वेश्चन आता ही है, लेकिन इस क्वेश्चन को भी अपन सबसे एंड में पढ़ाते हैं, है ना, ये कॉपी कर लो। देखो, मतलब बहुत ही जनरल क्वेश्चन है ना। कर लो भाई तेजी से कॉपी। ये कॉपी कर लिया हो तो बता देना बेटा। क्या लिखा है? कंसीडर ए वायर ऑफ लेंथ 4 मीटर and
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मिलीमीटर स्क्वायर कैरिंग ए करंट 2 एम्पियर। अच्छा, रेजिस्टिविटी दी नहीं। एक मिनट एक ही दिन गिवन, ये गिवन। एक तो n की वैल्यू दे रखी है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। जैसे मैंने 10 की पावर 28 बताया था ना, तो इसमें 10 की पावर 29 है। और रेजिस्टिविटी भी दे रखी है इसकी वायर की। आपको इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, साथ में ड्रिफ्ट वेलोसिटी और एवरेज टाइम। हाँ भाई, कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं हम इसके लिए? वायर है, इसकी लेंथ 4 मीटर है, नहीं 4 मीटर है, साथ में इसका एरिया कितना दे रखा है? 1 मिलीमीटर स्क्वायर दे रखा है, लेंथ दे रखी है, रेजिस्टिविटी दे रखी है। हाँ भाई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या क्या गिवन है? देखो, एरिया गिवन है 1 मिलीमीटर स्क्वायर, n दे रखा है 10 की पावर 29 पर मीटर क्यूब, और करंट दे रखी है 2 एम्पियर। ये गिवन है। बोलो, हमें वीडी निकालना है, वीडी निकालना है। बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाएं जिससे कि हमारा वीडी निकल जाए? हाँ, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, I इक्वल टू NEAVD। तो जो ड्रिफ्ट स्पीड होती है, जिसे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी बोलते हैं, I अपॉन NEA। I की वैल्यू 2 एम्पियर, N की वैल्यू 10 की पावर 29। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E? E is the electronic charge, 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 कूलम, 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 कूलम इंटू एरिया 1 मिलीमीटर स्क्वायर। बेटा एरिया 1 मिलीमीटर स्क्वायर को 1/10⁻⁶ मीटर स्क्वायर है ना। 1 मिलीमीटर 10 की पावर -3 मीटर, और 1 मिलीमीटर स्क्वायर 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर। दोनों तरफ का स्क्वायर कर देंगे ना ऐसे, -6, तो एरिया हो जाएगा 10 की पावर -6। ये हो गया। अब कैलकुलेट कर लो, 2 अपॉन 10 की पावर 29, 1.6 इंटू 10 की पावर -25। बिल्कुल सही बात है, 25 आ गया ना। तो 2 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर 4 -4 ऊपर जाएगा, 4 पंजे 20, 4 चौक 16 इंटू 10 की पावर -4, तो 1.25 इंटू 10 की पावर 4 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया। देख लो, ड्रिफ्ट स्पीड की वैल्यू मैंने लगभग 0.1 मिलीमीटर पर सेकेंड बताई थी ना, तो उतनी आ रही है। ये ओरिजिनल डेटा है। ये क्वेश्चन मैंने एससी वर्मा से बना करके दिया है, मिला मिलू करके। उसमें जो डेटा दिया हुआ बिल्कुल परफेक्ट दिया हुआ होता है। ये कॉपर की रेजिस्टिविटी है,
और कॉपर की नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, कोई आपसे पूछे कॉपर की रेजिस्टिविटी बताओ, ये कॉपर वायर है, इतनी ही होती है, चाहे आप गूगल पे सर्च कर लेना। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन 10 की पावर 29 होते हैं, चाहे आप गूगल पे सर्च कर लेना। किसके बारे में? कॉपर के बारे में। समझ में आई बात? ड्रिफ्ट स्पीड गूगल पे सर्च कर लेना, 0.1 mm, या ये भी mm ही लिखा है ये, समझे ना, 0.12, ये कितना आया 0.125 mm पर सेकेंड, लगभग। आपसे कोई इधर देखो, इधर देखो, आपसे कोई पूछे, ऐसे पूछे, इंटरव्यू में पूछा गया क्वेश्चन है मेरे से ये, कि जो इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट स्पीड होती है मेटल के अंदर, उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है लगभग, इलेक्ट्रॉन की जो थर्मल वेलोसिटी होती है स्पीड, उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है। थर्मल वेलोसिटी तो 10 की पावर 4 और 5 होती है, और जो ड्रिफ्ट स्पीड होती है इसमें वो 0.1 mm मीटर पर सेकंड होती है लगभग, जो कि हमने सॉल्व करके भी निकाला। ड्रिफ्ट स्पीड अलग है, थर्मल वेलोसिटी अलग है ना। करो कॉपी तेजी से। अच्छा, सेकंड पार्ट का आंसर, थर्ड पार्ट का आंसर, दिस इज फर्स्ट पार्ट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हाँ भाई, जब कॉपी कर लो तो बता देना बेटा मेरे को। सर हमें निकालना है अब एवरेज टाइम। बताओ भाई, ड्रिफ्ट स्पीड का मतलब, बोर्ड पे देखो इधर, जैसे मैं तुम्हें और ज्यादा समझाने की कोशिश करूं तो यहां पे बैटरी लगी होगी, तो जो इलेक्ट्रॉन होगा वो किधर चल रहा होगा बताओ, फर्स्ट में या सेकंड में, बताना जरा। फर्स्ट की तरफ या टू की तरफ? अबे ये तो बता दो चाचा। सेकंड। अबे इधर करंट चलती है, करंट यूं करके, इलेक्ट्रॉन करंट के अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहे होंगे, ऐसे चल रहे होंगे, कितनी स्पीड से? ड्रिफ्ट अलग है, थर्मल अलग है। ड्रिफ्ट से ऐसे आ रहे होंगे। वो कह रहा है कि एवरेज टाइम टू क्रॉस द वायर, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन होगा और वो इस वायर को क्रॉस करके कितने टाइम में पहुंच जाएगा। तो जो ड्रिफ्ट स्पीड होती है ये एवरेज स्पीड होती है। तो लेंथ कितनी दे रखी है? 4 मीटर, और ड्रिफ्ट स्पीड अभी आपने निकाल ली इतनी, तो बताओ टाइम कितना लगेगा? कॉपी कर लो, टाइम निकालो। अरे इलेक्ट्रॉन, करंट ऐसे जाती है, इलेक्ट्रॉन उसके विपरीत दिशा में गुजरते हैं, तो इलेक्ट्रॉन यहां से आएंगे और ऐसे जा रहे होंगे। कितनी स्पीड से? ड्रिफ्ट स्पीड से। वीडी कितनी है? ये रही ना 1.25 इंटू 10 की पावर -4 मीटर पर सेकंड, और ये लंबाई कितनी दे रखी है वायर की? 4 मीटर। तो एवरेज टाइम कितना लगेगा? एवरेज टाइम टू क्रॉस द वायर, S बराबर ut लगा देंगे, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। बोलो, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, स्पीड, ऐसे लगा देंगे। तो डिस्टेंस कितनी है? 4 मीटर। स्पीड कितनी है बेटा? स्पीड है 1.5 इंटू 10 की पावर -4, तो ऊपर है इतना, 4/1.25 इंटू 10 की पावर 4 सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। इतना टाइम लगेगा। थोड़ा सॉल्व कर लेना। दिस मच टाइम
वुड बी देयर। बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है तो कई दिनों में पहुंचेगा ऐसा लग रहा है मेरे को। क्यों भाई, सही नहीं बात? इलेक्ट्रॉन बहुत धीरे धीरे मूव करता है। ड्रिफ्ट जो होता है, ड्रिफ्ट चलता तो रहता है वो ऐसे 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 ऐसे, लेकिन ड्रिफ्ट नहीं होता है। नहीं, 10 की पावर 4 सेकेंड, यानी कि खूब दिन लग जाएंगे। बताओ भाई, जब कॉपी कर लो तो बता देना। Done, sir. ओके, ये बता दो थर्ड पार्ट का आंसर। इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो, करंट ऐसे है तो जे भी इधर ही होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही होगी, ऐसे होगी ना। तो J इज इक्वल टू सिग्मा ई 1/ρ इंटू ई। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे रो इंटू जे, ऐसे लिख सकते हैं। रो से मल्टीप्लाई, रो दे रखा है, रो दे रखा है, और जे क्या होगा, आई अपॉन ए। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। कैसे निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड? रो 1.7 इंटू 10 की पावर -8। करंट कितना है? करंट 2 एम्पियर इंटू एरिया, कहां है एरिया? 1 मिलीमीटर स्क्वायर, 1 इंटू 10 की पावर -6। तो ऊपर चला जाएगा 1.17 दूनी 34 इंटू 10 की पावर -2 वोल्ट पर मीटर इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। या न्यूटन पर कूलम भी लिख सकते हो आप इसे। हो गया भाई टाइम, बच्चे भाग गए 2-3। अभी मैं आपको होमवर्क दे देता हूं, है ना। जो आपको एक्सरसाइज दी है, होमवर्क एक्सरसाइज दी है ना, उसमें आप कर लेना। कहां तक करोगे? ये कर दोगे 1 से लेके 26 तक, है ना। 1 से लेके 26 तक कर देना, सही है क्या बात? 1 से लेके 26 तक कर लेना। बाकी आप जो मटेरियल कर रहे हो वो भी कर लेना। जो एक्सरसाइज मैंने दी है ना, एक शीट दी है, उसमें छोटे छोटे से क्वेश्चन है, तो 1 to 26 कर लेना। सही है भाई? तो मेरे ख्याल से समझ में आया होगा बिल्कुल क्वेश्चन। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आज के लिए इतना ही। किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो बेटा।